Hello my dear students, welcome back. So how are you? I hope you are good. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ आप लोग क्या पढ़े आज हम लोग? जो आप बोलोगे वही पढ़ेंगे. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक एंजियोस्पर्म. तो पहले तो फटाक से हेडिंग डाल दो, ठीक है? फटाक से हेडिंग डाल दो कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है? स्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? उसके पहले वही हर दिन की तरह मैं बोलने वाली हूँ. उसके पहले हम लोग अपने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, आप फटाक से वो बता दो. फटाक से वो बता दो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था. फटाक से रिकॉल करें. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जिम्नोस्पर्म को देखा था. ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस के बेसिक पे हम लोग क्विक रिकॉल देते हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस वाले लेक्चर को. चलो, तो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट फेज कौन सा था, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जिम्नोस्पर्म का विच वन इज द डोमिनेंट फेज ऑफ जिम्नोस्पर्म, इज इट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? फटाक से झटाक से आंसर दो मेरे को. क्या था डिप्लॉइड? ये मैंने बोल दिया क्या आंसर. क्या था डोमिनेंट फेज? तो डिप्लॉइड था. जिम्नोस्पर्म का जो डोमिनेंट फेज था वो डिप्लॉइड था, स्पोरोफिटिक फेज था, ठीक है? हम लोग उसको डिप्लोहैप्लॉइड क्यों नहीं बोल रहे थे, सिर्फ डिप्लॉइड क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसमें जो गैमेटोफाइट का जो लाइफ साइकिल था, लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट आ रहा था वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, इज जिम्नोस्पर्म मोनोशियस और डायोशियस? जिम्नोस्पर्म इज मोनोशियस और डायोशियस? आंसर दो फटाक से. लल्लू हो क्या? अगर आंसर नहीं, जो आंसर नहीं देगा इसका मतलब वो लल्लू है. समझ जाओ. जो आंसर नहीं देने वाले हो, जितने लोग इस वीडियो को देखोगे, जो आंसर नहीं दोगे इसका मतलब वो लल्लू हो, पक्का लल्लू हो. लेकिन मेरे ख्याल से आप सबने आंसर दिया डायोशियस बोला आप लोगों ने कि जिम्नोस्पर्म डायोशियस है. आप में से कोई भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है वो लल्लू नहीं है. वो सभी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है? कोई भी लल्लू नहीं है, वो सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है. आपने आंसर दिया, मैंने सुना, आपने डायोशियस बोला, ठीक है? डायोशियस बोलने का मतलब, अब ये भी मेरे को बता दो, डायोशियस बोलने का मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम लोगों ने लाइफ साइकिल भी दोनों का अलग अलग ही देखा था, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, जिम्नोस्पर्म इज होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस? जिम्नोस्पर्म इज होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस? क्या बोलोगे? फटाक से सोचो, फटाक से. बोला आप लोगों ने, मैंने सुना, आप लोगों ने बोला मैम जिम्नोस्पर्म इज हेटेरोस्पोरस. आप लोगों ने बोला मैम जिम्नोस्पर्म इज हेटेरोस्पोरस. यस माय डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म इज हेटेरोस्पोरस. वो जो है 2 टाइप्स ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर्स गिव्स राइज टू किसका फॉर्मेशन कर रहा था माइक्रोस्पोर? आप लोगों ने बोला मैम माइक्रोस्पोर्स गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर गिव्स राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है? और मतलब जिम्नोस्पर्म में आपका एंथीरिडिया एब्सेंट था या आर्किगोनिया एब्सेंट था? जिम्नोस्पर्म में आपका एंथीरिडिया एब्सेंट था या आर्किगोनिया एब्सेंट था? फटाक से बोल दो आप लोग. तो जिम्नोस्पर्म में एंथीरिडिया इज एब्सेंट. आर्किगोनिया देखने को मिला था, फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया आया था और आर्किगोनिया से फीमेल गैमेट बना था. लेकिन जो मेल गैमेट से हमको फिर ये एंथेरोजॉइड देखने को नहीं मिला था, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था, फटाक से सोचो, क्या देखा था? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर था क्या? चलो बोल दो, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर था? क्या बोलोगे? था? अगर ऐसा बोल रहे हो इसका मतलब आप लोग लल्लू हो. जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं था, जिम्नोस्पर्म में सीड था. देयर इज नो फ्लावर एंड नो फ्रूट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. मैंने कल ही बोला था, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट इज ओनली एंजियोस्पर्म इज द ओनली फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंजियोस्पर्म का नाम लिया तो श्री गणेश कर देते हैं एंजियोस्पर्म का. चलो फिर शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक एंजियोस्पर्म. तो पहला पॉइंट तो आप लोग घटाक से समझ ही जाओ. एंजियोस्पर्म आ गया तो कि एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा? एंजियोस्पर्म में सीड भी प्रेजेंट होगा, फ्रूट भी प्रेजेंट होगा और
ओव्यूल जो होगा वो कवर्ड होगा किससे? ओवरी वॉल से। जो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सीड में। और ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फ्रूट में। चलो ये सब लिखने से पहले और ये सब जानने से पहले हम एंजियोस्पर्म को फटाक से तोड़ के इसका मीनिंग निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं, एंजियोस्पर्म को तोड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपको वर्ड देखने को मिल रहा है ना एंजियोस्पर्म, तो इससे आप पता है तोड़ के क्या मीनिंग निकालोगे? एंजियो का मतलब क्लोज्ड। आप बोल दोगे एंजियो का मतलब क्लोज है, और स्पर्म का मतलब सीड निकाल बोल दोगे यहाँ पे। एंजियो का मतलब क्लोज एंड स्पर्म का मतलब सीड, सही है। लेकिन अगर अच्छे से देखो तो ये सही नहीं है। ये ऐसे तोड़ना, क्लोज सीड बोलना सही नहीं है। अगर आप ग्रीक वर्ड की तरफ मूव करोगे ना, तो ये वाला आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आता है एंजियोस्पर्मा। ठीक है, ये जो मीनिंग है एंजियोस्पर्मा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे, एंजियोस्पर्मा को तोड़ोगे तो आप ऐसे तोड़ पाओगे एंजियोन। एंजियोन का मतलब वेसल्स, कंटेनर बोलो, कंटेनर बोल दो, एज यू विश, या फिर वेसल्स बोल दो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, और स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स सीड। ठीक है, स्पर्मा मीन्स सीड। तो इन दोनों में से अगर आप मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूंढोगे तो दिस वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, दिस वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। एंजियोस्पर्मा को अगर आप तोड़ोगे तो एंजियोन मतलब कंटेनर या वेसल। व्हाई वी कॉल्ड इट कंटेनर और वेसल? हम लोग इसको कंटेनर और वेसल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जाइलम में वेसल्स इज प्रेजेंट। हेयर वेसल्स इज प्रेजेंट इन जाइलम। ठीक है, वेसल्स में यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप कंटेनर बोल दो या वेसल्स बोल दो। दिस वर्ड एंजियोन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, एंजियोन कहाँ से आया है? आपके ग्रीक वर्ड में। अगर आप क्लोज सीड बोलोगे, कई लोग बोल भी देते हैं। ठीक है, कि कुछ लोग बोल भी देते हैं कि एंजियो का मतलब क्लोज, स्पर्म का मतलब सीड। तो ऐसा बोलना गलत है। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। चलो ये करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग। ये तो हम लोग एंजियोस्पर्म को तोड़ दिए। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। जो मैंने बोला था पहले कि यहाँ पे ओवरी जो है वो कवर्ड होगा किससे? ओवरी वॉल से। ओव्यूल जो होगा वो कवर्ड किससे होने वाला है? ओवरी वॉल से। ओव्यूल आर नॉट नेक्ड हेयर। आपका जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेक्ड था, याद करो। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेक्ड था ना, नॉट कवर्ड विद ओवरी वॉल। ठीक है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज नेक्ड। ठीक है, बट हेयर ओव्यूल आर नॉट नेक्ड। ठीक है, नेक्ड नहीं होता है, कवर्ड विथ ओवरी वॉल, कवर विथ ओवरी वॉल। जहां पे ओव्यूल आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फटाक से बोल दो किसमें? मैंने कल भी बताया था, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको एंजियोस्पर्म का दे दिया। अब हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो बताती हूँ मैं, आपको जान के बहुत आश्चर्य महसूस होगा। ठीक है, आप जान के बहुत आपको मजा भी आएगा और आश्चर्य भी। बोलो कि एंजियोस्पर्म का प्लांट स्पीसीज में आप देखो
एक्वेटिक कंडीशन में सर्वाइव करता है इसलिए वो चल जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म को क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करता है जो कि अब उस तरह का नहीं रह गया कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो ये अभी उतने नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करो तो 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 स्पेसीज जो है एंजियोस्पर्म की प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। बात करो आप एंजियोस्पर्म की स्पेसीज की, 2,70,000 स्पेसीज एंजियोस्पर्म की प्रेजेंट है अर्थ पे, जिसमें से आप मान लो 50,000, ठीक है, 50,000 स्पेसीज जो है वो किसकी है, मोनोकॉट की है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को तो हम लोग 2 क्लास में क्लासिफाई पहले ही कर दिया था, जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे उसी वक्त हम लोगों ने किया था, ठीक है। ये नॉन फ्लैवरिंग, ये फ्लैवरिंग प्लांट में आए थे। तो 50,000 स्पेसीज किसकी है, आपकी मोनोकॉट की। तो आपको तो सब्सट्रैक्ट करना आता होगा ना, कि वो भी नहीं आता, मैं मैथमेटिक्स की पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है। आप सब्सट्रैक्ट तो कर लोगे, तो 2,70,000 में 50,000 जो घटा दोगे तो उससे जो जितना निकल के आएगा वो आपकी डाइकॉट की स्पेसीज होगी, ठीक है। चलो, मतलब ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, एंजियोस्पर्म का स्पेसीज बहुत ज्यादा है। चलो फटाक से नोट डाउन करो, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप है, ये लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट स्पेसीज का, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, ठीक है। चलो फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़े, फटाक से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की तरफ एक नजर डालें, ठीक है। हैव अ लुक ऑन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। तो अगर आपके स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का बात करें तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस, ठीक है। चलो फटाक से नोट डाउन करो, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 5 स्टार लगा लो, इट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। चलो आगे बढ़े, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस। चलो अब वेसल्स पे आते हैं, ठीक है, इनके वेस्कुलर सिस्टम पे आते हैं। तो आपके एंजियोस्पर्म के पास वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम बोलने का मतलब मैं नहीं बताऊंगी वेस्कुलर सिस्टम बोलने का मतलब, क्योंकि जिस दिन से मैंने प्लांट किंगडम शुरू किया है मैं बार बार वेस्कुलर सिस्टम बोलती ही जाती हूँ, ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम बोलने का मतलब आप क्या प्रेजेंस होगा, जाइलम और फ्लोएम, प्रेजेंस ऑफ जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम बोलने का मतलब, ठीक है। तरस खा के, रहम खा के मैंने आपको बता दिया फिर से वेस्कुलर सिस्टम। चलो ठीक है, वैसे आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं भी बताती तो कोई ना, आप लोग को तो पता ही है, आप लोग इतने समझदार हो। चलो तो यहाँ पे जाइलम में मैंने पहले ही बताया, जब मैं एंजियोन का आपको मीनिंग बता रही थी, कंटेनर और वेसल, तभी मैंने आपको बताया था कि जाइलम में प्रेजेंस ऑफ वेसल होगा, जाइलम में प्रेजेंट होगा वेसल, ठीक है। जाइलम में क्या प्रेजेंट होगा, वेसल, वेसल्स इज प्रेजेंट इन जाइलम। और आपका फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होगा, आपने सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन का नाम सुना है ना, तो यहाँ पे आपका ये जिम्नोस्पर्म की बात करो तो वहां पे आपका फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट था, बट हियर इन एंजियोस्पर्म सीप ट्यूब इज प्रेजेंट इन फ्लोएम, सीप ट्यूब, ठीक है। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ठीक है। सीप ट्यूब क्या है आपका, लिविंग, सीप ट्यूब क्या है आपका, लिविंग, सीप ट्यूब इज अ सेल which is living and sieve tube is the only
कॉम्पेनियन सेल। यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, पढ़ना नहीं है आपको, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लिखा हुआ कि सीप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, शायद आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है, बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलो सीप ट्यूब के बारे में एक पॉइंट नोट कर लो। सीप ट्यूब इज द ओनली लिविंग cell which lacks nucleus, ठीक है। चलो, तो सीप ट्यूब ऐसी लिविंग सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होती, इसकी कॉम्पेनियन सेल हेल्प करती है। चलो फिर आगे बढ़े। अब एंजियोस्पर्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन प्रेजेंट इन सीड। We divide angiosperm in 2 parts on the basis of number of cotyledon present in seed। तो चलो डिवाइड कर दे। चलो एंजियोस्पर्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, साइड में लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन प्रेजेंट इन सीड। ठीक है, क्या इसमें डिवाइड करें डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट एंड मोनोकॉट आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा डाइकॉट और मोनोकॉट। डाई मतलब 2, ठीक है, यहाँ पे हेयर डाई नहीं है, हेयर कलर वाला डाई नहीं है, यहाँ पे डाई का मतलब 2, ऐसा ना कि हेयर कलर वाला डाई समझना, ठीक है, यहाँ DI डाई है। चलो मोनो मतलब 1 या सिंगल। तो अगर सीड में एक कोटिलिडन प्रेजेंट हुआ, सीड में एक कोटिलिडन प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, डाइकॉट। 1 कोटिलिडन इज प्रेजेंट इन सीड। तो अगर सीड में एक कोटिलिडन प्रेजेंट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। अगर सीड में 2 कोटिलिडन प्रेजेंट हुआ, 2 कोटिलिडन इज प्रेजेंट इन सीड, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाइकॉट। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो। अब हम लोग देखते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ऐसे तो आपके बुक्स वगैरह में पॉइंट्स बना के लिख दिया है मोनोकॉट और डाइकॉट का, लेकिन हम लोग पॉइंट्स देखते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए, ठीक है, दोनों में हम लोग अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए मोनोकॉट और डाइकॉट में। चलो मैं तो नीचे वाला मिटा दूंगी और मैं मोनोकॉट डाइकॉट लिखने से बच गई। आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, कॉपी फाड़ दो, कॉपी फाड़ दो, पागल फाड़ना मत आप लोग, ठीक है। चलो अब मोनोकॉट और डाइकॉट का जो बेसिक वाला डिफरेंस था वो तो मैंने आपको बता दिया कि 1 कोटिलिडन इज प्रेजेंट। फिर से लिख लो, सिर्फ ऐसे लिख लो 1 कोटिलिडन, ठीक है, इसमें लिख लो 2 कोटिलिडन, ठीक है। अब रूट पे आते हैं, तो मोनोकॉट में फाइब्रस रूट इज प्रेजेंट, फाइब्रस root system is present in monocot, fibrous root system is present in monocot। present in monocot, ठीक है। और डाइकॉट की बात करें तो इन डाइकॉट टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है, टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। अब लीफ की बात करें, ये तो रूट की बात थी कि मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा एंड इन डाइकॉट टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। अगर हम लोग लीफ की बात करें तो इन मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट, पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट, पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीव्स, ठीक है। और अगर हम लोग डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में हमको कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन इज सीन इन योर डाइकॉट। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल वेनेशन बोलने का मतलब और रेटिकुलेट वेनेशन बोलने का मतलब, ठीक है। इस टाइप का लीफ ले लो,
वेन्स आएगी वो बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल रहेगी, ठीक है। वी कॉल्ड इट पैरेलल वेनेशन। अगर आप रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब पूछो तो कैसा होता है रेटिकुलेट वेनेशन वाले, देखो यार मजाक मत उड़ाना प्लीज, मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, मैं ड्राइंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। स्कूल में पता है, स्कूल में जब ड्राइंग वगैरह करने को मिलता था ना, तो मैं अपने फ्रेंड को पकड़ती थी या भाई को पकड़ती थी, बोलती थी फटाक से बना दो, फटाक से बना दो। नेक्स्ट डे स्कूल में जाके मैं दिखा देती थी, फ्रेंड वगैरह सबको बोलती थी मेरे को ड्राइंग बना दो, मैं तुम्हारा फेयर कर दूंगी, तू मेरा ड्राइंग बना दे, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या करती थी, टीचर को जाके दिखा देती थी, टीचर भी खुश, चलो मेरा भी काम हो गया, फ्रेंड का भी फेयर कॉपी मैंने बना दिया, चलो। तो फिर मजाक मत उड़ाना कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो रेटिकुलेट वेनेशन पूछो तो लाइक दिस, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन आपका इस तरह का होगा, और पैरेलल वेनेशन का जो वेन है एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल दिखेगा। चलो फिर नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग फ्लावर पे आते हैं। तो मोनोकॉट का फ्लावर जो है, फ्लावर इज ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, ठीक है। और अगर डाइकॉट पे आए तो डाइकॉट का फ्लावर जो है, फ्लावर इज पेंटामेरस, पेंटामेरस और समटाइम्स टेट्रामेरस, पेंटामेरस और समटाइम्स टेट्रामेरस, ठीक है, ठीक है। तो जब हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट का जो फ्लावर होगा वो टेट्रामेरस होगा, और अगर डाइकॉट की बात करें तो फ्लावर कैसा होगा, पेंटामेरस होगा और समटाइम्स टेट्रामेरस, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर ट्राइमेरस है बोलने का मतलब क्या, पेटल्स, ठीक है, पंखुड़ियां, ठीक है, पेटल्स। अच्छा, एक अच्छा एग्जांपल है पेंटामेरस फ्लावर का, ठीक है। पेंटामेरस फ्लावर का एक अच्छा एग्जांपल है जो कि आपके डाइकॉट का एग्जांपल होगा चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज, ठीक है। जो आपका चाइना रोज है उसका फ्लावर जो है 5 पंखुड़ियों वाला होता है, पेंटामेरस होता है। चलो फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो, हो गया, आगे बढ़ जाए। बस यही था आपका मेन में, मैंने ऐसे पॉइंट्स बना के भी लिखा देना था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा है ताकि मैं जब आपको अलग अलग ऐसे मैं बीच में बाउंड्री देके मैं दोनों का बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या मोनोकॉट में प्रेजेंट है और क्या डाइकॉट में प्रेजेंट है। चलो फिर नोट करो, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंजियोस्पर्म का क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, एंजियोस्पर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलोगे, ठीक है। तो पहला हम लोग एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, सोच लिया, तो क्या बोलते हैं, स्टैमेन, स्टैमेन। एंजियोस्पर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन किससे किससे बना होता है, फिलामेंट, फिलामेंट प्लस एंथर, ठीक है, फिलामेंट प्लस एंथर। एंथर ऐसा प्लेस है जहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन जहां पे प्रेजेंट होगा, एंथर में ही पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर पे आ जाए, फिर से मैं बोल रही हूँ प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना, बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बाइलोब, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर पे आए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एंथर है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका, फिलाम, ठीक है। एंथर में क्या होता है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंथर में आपका माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है जो कि आपका क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, इधर लिख लो, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम is present
इन एंथर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है एंथर में, जो कि क्या बनाता है, विच फॉर्म्स पॉलन ग्रेन, जो कि क्या बनाता है आपका पॉलन ग्रेन। तो आपका पॉलन ग्रेन कहां पे प्रेजेंट होगा, एंथर में, ठीक है। चलो यही था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसको मिटाएंगे नहीं, इसका यूज है अभी, ठीक है, इसको मिटाएंगे। चलो तो मिटाते हैं ऊपर वाला। चलो तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इधर ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ, पहले तो क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले कहते क्या है, कार्पेल, वी कॉल्ड इट कार्पेल या पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कार्पेल बोलेंगे या फिर पिस्टिल बोलेंगे। तो ये बना किससे होता है, कार्पेल और पिस्टिल, स्टिग्मा जहां पे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, स्टिग्मा इज दैट प्लेस जो कि आप बोलो कि लैंड करेगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, लैंडिंग होगी यहाँ पे, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होगी, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस हियर, ठीक है, पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस, ठीक है। स्टिग्मा और किससे बना होता है, स्टाइल और किससे बना होता है आपका ओवरी से। चलो अभी फिर से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आप लोग पहले इसको नोट करो, ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। चलो फटाक से नोट करो, हो गया। चलो अभी स्ट्रक्चर देख लें, कार्पेल या पिस्टिल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तब तक फटाक से चौक निकाल लें। चलो ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता ये किसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे तो देखने में नहीं लग रहा है कि कार्पेल और पिस्टिल है। चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, समझ लो ये कार्पेल और पिस्टिल है, ठीक है, होता ऐसे ही है, बस मैंने थोड़ा इधर उधर खसका दिया, चलो मैनेज कर ली, ठीक है, होता ऐसे ही है, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है, सीरियस मत लेना, ऐसा मत बंद कर देना, सोचना कि अरे यार ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है, मैं अपने मुंह से मजाक, मैं अपने बारे में बुराई भी नहीं करती हूँ और अच्छाई भी नहीं करती, मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो आपका ऊपर वाला क्या है, आपका ऊपर वाला जो है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टिग्मा, आपका ऊपर वाला जो है वो स्टिग्मा है, और ये जो आपको लॉन्ग लंबा दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका स्टाइल, ठीक है, स्टाइल है। और आपका जो नीचे वाला है वो क्या है, ओवेरी, ठीक है। यहाँ पे मैं बाउंड्री दे दूं, चलो मैंने बाउंड्री दे दी इन दोनों के बीच, ठीक है। ये आपका नीचे वाला क्या है, ओवरी, ठीक है, समझ में आया। आपका ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, नीचे वाला ओवरी है, नीचे वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को पता है क्यों मिटाया था, क्योंकि मैं यहाँ पे उड़ाऊंगी, एरोप्लेन उड़ाऊंगी, लैंड करवाऊंगी, किसको लैंड करवाऊंगी, हम पॉलन ग्रेन को, मैं पॉलन ग्रेन को मैंने लैंड करवाया, पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन जा रहे हैं कहाँ, लैंड होने, कहाँ, स्टिग्मा पे। इसका मतलब कि स्टिग्मा में क्या होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेयर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, तो आप क्या बोलोगे, स्टिग्मा में, स्टिग्मा में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आगे ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई रिमोट तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, विंड भी हो सकते हैं, आपका बैट भी हो सकता है, आपका हनी भी हो सकता है, मतलब इंसेक्ट भी हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट है जो कि पॉलन ग्रेन को उठा के कहाँ लैंड करवा देंगे, आपके स्टिग्मा पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, ओवरी के अंदर पता है क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के
के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल, ठीक है, समझ में आया। अब चलो, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोचो, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, मैं इसको मिटाऊं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका एज सच कोई काम नहीं है, होने से मैं फिर से बता दूंगी, मैं मिटा रही हूं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, आपका ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, पहले तो ओवरी के अंदर ये क्या है आपका ओव्यूल, ठीक है। अब आपका ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इम्ब्रायो सैक, इम्ब्रायो सैक, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट या इम्ब्रायो सैक इज प्रेजेंट इन ओव्यूल, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया, ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या, अभी हम लोग बात कर रहे थे रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसको हम लोग इम्ब्रायो सैक बोलते हैं, ये हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होती है, ये आपकी जो इम्ब्रायो सैक है वो हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होती है, हैप्लॉइड इन नेचर होती है, क्यों, ये इम्ब्रायो सैक हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर क्यों होती है, क्योंकि ये आती है आफ्टर मियोसिस, ठीक है, ये मियोसिस होने के बाद ही आता है, ठीक है, ये मियोसिस होने के बाद आता है, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, तो ये डिप्लॉइड को तो हैप्लॉइड में चेंज कर ही देगा ना, तो ये जो आपका इम्ब्रायो सैक है वो क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, वो जो पॉलन ग्रेन था, ठीक है, ये मैंने सोचा, मैं बताया क्या नहीं, मैं सोच के रखी थी कि हैप्लॉइड वाला मैं बताऊंगी, तभी मैं पॉलन ग्रेन नहीं भी बताऊंगी। पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म हो रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट था, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट था, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा था आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन भी हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होता है, लिख लो, ये भी लिख लो, पॉलन ग्रेन इज ऑलवेज हैप्लॉइड, मतलब एंड इन नेचर, क्यों, पॉलन ग्रेन हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है ना, उसमें मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है तो मियोसिस होता है, फिर से वही बात, हैप्लॉइड को किसमें चेंज कर देगा, मियोसिस होने के बाद रिडक्शन डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड को किसमें चेंज करेगा, हैप्लॉइड में। चलो ठीक है, ये भी पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन भी हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होगा, या आपका इम्ब्रायो सैक भी हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होगा। चलो अब सब छोड़ो, हम लोग देखते हैं इम्ब्रायो सैक, ठीक है, उसको भी रहने दीजिए एज सच, क्योंकि हम लोग को उसका काम पड़ेगा, ठीक है, हम लोग उनसे फिर से मिलेंगे थोड़े ही मिनट के बाद। चलिए, तो अब हम लोग इम्ब्रायो सैक पे आते हैं, तो इम्ब्रायो सैक में क्या क्या होता है देखते हैं, इम्ब्रायो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इम्ब्रायो सैक में एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, हम लोग ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो इम्ब्रायो सैक से हेडिंग डाल दो डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन, और क्या प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल सेल, और फटाक से बोलो एंटीपोडल सेल, उसके बाद एग एपैरेटस, एग एपैरेटस, चलो नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन करो, यहाँ पे मैंने पॉलन लिख दिया ना, पोलर में मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बोला कुछ, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। चलो यहाँ पे इम्ब्रायो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और एग एपैरेटस। चलो इसका हम लोग इम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, इम्ब्रायो सैक का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं।
अब हम लोग एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एम्ब्रायो सैक में एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और एक एपरेटस प्रेजेंट था। तो बीच में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीपोडल सेल, ठीक है। एंटीपोडल सेल। नीचे में क्या प्रेजेंट होता है? एग एपरेटस। नीचे में क्या आपका प्रेजेंट होगा? एग एपरेटस, ठीक है। चलो बात करते हैं कि क्यों ये एंटीपोडल सेल ऊपर हुआ, ये एग एपरेटस पॉलन, ये क्या बोलते हैं, ये तो बीच में ही होगा, ठीक है। ये तो बीच में ही होगा, पोलर न्यूक्लियाई तो आपका बीच में ही होगा। लेकिन एंटीपोडल को मैंने ऊपर और ये एग एपरेटस को मैंने नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर में मैंने चलाजल इंड लिया है। दो इंड प्रेजेंट होता है, चलाजल और माइक्रोपाइल, ठीक है। चलाजल और माइक्रोपाइल। तो अगर ये जो है डिपेंड करेगा अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ चलाजल एंड माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि अगर हम लोग इसको पलट देंगे, ठीक है, अगर हम लोग माइक्रोपाइल को ऊपर ले लेंगे, चलाजल को नीचे ले लेंगे, तो एंटीपोडल नीचे आ जाएगा और एक एपरेटस ऊपर आ जाएगा। क्योंकि 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 एंटीपोडल हमेशा चलाजल इंड में ही प्रेजेंट होता है। एंटीपोडल इज ऑलवेज प्रेजेंट एट चलाजल इंड, ठीक है। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ चलाजल और माइक्रोपाइल इंड कि कौन ऊपर और कौन नीचे होगा। चलो इसको मैं मिटा दूं। तो ये आपका क्या है? ऊपर वाला एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये बीच वाला क्या है आपका? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो दोनों है, ये दो जो है वो है सिनर्जिड, सिनर्जिड, ठीक है। और ये जो एक है वो एग है, ठीक है। इसका मतलब टोटल 8 सेल प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एग एपरेटस। सिनर्जिड सेल और एग मिलके क्या बना है? एग एपरेटस। ये एग और सिनर्जिड मिलके क्या बनेगा? एग एपरेटस। इन दोनों को हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड है और एक क्या है आपका? एग है, ठीक है। तो टोटल 8 सेल प्रेजेंट। अब क्या होता है कि पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लो, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एन, ठीक है, दोनों हैप्लॉइड है। तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस ईच अदर, फ्यूजेस ईच अदर and form a diploid structure, and form a diploid structure, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? फ्यूज होके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। चलो नोट करो पहले, नोट करो पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इधर मैं मिटा रही हूं, ठीक है। अब देखो, अब देखो, जो पॉलिन ग्रेन था, ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन था, जो लैंड किया था स्टिग्मा पे, वो पॉलिन ट्यूब के थ्रू, वो पॉलिन ट्यूब एक बनाएगा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कार्पेल में पॉलिन ग्रेन जो स्टिग्मा पे लैंड किया, वो पॉलिन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, कहां कहां इंटर कर जाएगा? आपके जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक है, आपके ओव्यूल के अंदर, पहले फिर से समझो, तो पॉलिन ग्रेन, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, जो एंथर पे प्रेजेंट था पॉलिन ग्रेन, ठीक है, वो कहां इंटर करेगा? पहले तो लैंड कहां करेगा? स्टिग्मा पे, और पॉलिन ट्यूब के थ्रू इंटर करेगा, जो आपके ओवरी में एम्ब्रायो सैक था उसमें इंटर कर जाएगा, ठीक है, और रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट। जो पॉलिन ग्रेन पॉलिन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रायो सैक में इंटर किया, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था, और ओव्यूल कहां प्रेजेंट था? ओवरी के अंदर, और रिलीज करेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर जाके रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट को, ठीक है, जो कि क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। तो 2 गैमेट फ्यूज किया एंड दोनों हैप्लॉइड, ठीक है। अब वो गैमेट्स इंटर करते हैं और पता है क्या करते हैं? इस एग से एक गैमेट, पॉलिन ग्रेन जो 2 मेल गैमेट छोड़ा था एम्ब्रायो सैक में, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो इस एग के साथ सिंगैमी वाला प्रोसेस करते हैं, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है।
और जाइगोट के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा, एम्ब्रायो। क्या बनेगा, एम्ब्रायो। ठीक है, जो कि ये भी क्या होगा, एम्ब्रायो भी डिप्लॉयड इन नेचर होगा। अब एक मेल गैमेट तो पॉलन ग्रेन वाला फर्टिलाइजेशन कर लिया, सिंगैमी कर लिया, अपने इस एग के साथ कर लिया ना, एक तो और लेफ्ट ओवर बच गया, एक तो लेफ्ट हो गया, बच गया। वो क्या करता है कि ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किए थे और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है, 2n बनाए थे, क्या करता है, एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज कर जाता है। ठीक है, एक मेल गैमेट जो लेफ्ट बचा एक के साथ फ्यूजन करने के बाद, तो वो एक जो लेफ्ट बच गया वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि पहले ही फ्यूजन करके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना चुका था, उसके साथ ये क्या करता है, उसमें आके ये फ्यूजन करता है, करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो मेल गैमेट तो N है, हैप्लॉइड, और यहाँ पे तो ये फ्यूज होकर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक 3n का फॉर्मेशन होता है जब ये मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मेल गैमेट तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई खुद फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, 3n का फॉर्मेशन करेगा, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ऊपर देखिए, और इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेन। चलो, कोई कंफ्यूजन, इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेन। ठीक है, और पेन क्यों बोलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पेन, फुल फॉर्म ऑफ पेन, फटाक से बताओ, फुल फॉर्म ऑफ पेन, पेन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पेन इज प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना आफ्टर द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड डिप्लॉयड पॉलन ग्रेन, जो कि पहले फ्यूज करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाए हुए, खुद में ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। मेल गैमेट आया, इसके साथ फ्यूजन किया, जो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट भेजा था उसकी इसके साथ फ्यूजन किया, इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के साथ, तो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, और पेन को हम लोग प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब ये एक मेल गैमेट और एक का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना था, और जाइगोट बन के एम्ब्रायो सैक बना, तो उसी तरह ये फ्यूजन होके पेन बना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस ये डेवलपमेंट हो गया, इधर देखिए PEN, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, प्राइमरी इंडोस्पर्म को आप जाइगोट की तरह मानिए। ठीक है, जाइगोट की तरह मानिए, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसका फर्दर डेवलपमेंट हो गया, क्या बना, इंडोस्पर्म। ठीक है, जैसे जाइगोट में एम्ब्रायो बन रहा था ना, उसी तरह PEN का क्या बना, इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इंडोस्पर्म इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, किसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, चलो मैं कुछ मिटा रही हूँ, इधर मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, इधर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडोस्पर्म जो कि डेवलपमेंट होके बना PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का, वो क्या है, सोर्स ऑफ नरिशमेंट, सोर्स ऑफ नरिशमेंट, सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो, तो अब इससे क्या मिला, अब इसमें दो तरह का हमको फर्टिलाइजेशन दिखने को मिला। अब इसमें हमको दो तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिला, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाया, और एक मेल गैमेट आपके एक के साथ फर्टिलाइजेशन किया, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाया। ठीक है, तो चलो ये सबको मैं मिटा रही हूँ। अब लास्ट वाला कंफ्यूजन देख के हम लोग फटाक से 2 मिनट
इज seen in angiosperm। ठीक है, एक से क्या बना, एक किसके किसके बीच देखने को मिला, पहला मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, ब्रैकेट में डाल दो पॉलन ग्रेन, और किसके किसके बीच देखने को मिला, एक के बीच जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, और एक किसके साथ देखने को मिला था, मेल गैमेट और पॉलन ट्यूब। ठीक है, जो कि खुद ही फ्यूजन करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, किसका कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का। क्या लिया मैंने, पॉलन ट्यूब, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ, जो कि खुद ही एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, एक गैमेट हैप्लॉइड था, तो दोनों का फ्यूजन होकर क्या बना, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब समझ में आया कि मैंने पहले क्यों बोला था कि डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। समझ में आया, क्योंकि इसमें दो तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिला, टू एंड, एक से बना डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एक से ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। तो यही आपका डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस टॉपिक से। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट, और इसे याद रखिएगा, चलाजल एंड की तरफ हमेशा एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एंटीपोडल सेल था और जो आपका सिनर्जिड सेल था वो डीजनरेट हो जाता था। सिनर्जिड सेल जो एक एपेक्टस में दो सिनर्जिड सेल एक था ना, वो जो दो सिनर्जिड सेल है, और ऊपर वाला जो एंटीपोडल सेल था जो चलाजल की तरफ प्रेजेंट होता है, वो आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता था, डीजनरेट। ये भी पॉइंट नोट कर लो, आपकी बुक में है। ठीक है, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल डीजनरेट, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल is degenerate after fertilization. That's it. ठीक है, चलिए अब हम लोग एंजियोस्पर्म को यहाँ पे रेस्ट दे। सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाता था। यहाँ पे आपका मैंने सब कंप्लीट किया, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर भी देखा, डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी देखा, दो तरह का स्ट्रक्चर भी होता है, हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। चलिए एंजियोस्पर्म को खत्म करते हैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने आज एंजियोस्पर्म को शुरू भी किया और अच्छे से खत्म भी किया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फटाक से देखते हैं, कल थैलोफाइटा का क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, जो मुझे छोटा लगा ना, जिसके क्वेश्चन मुझे कम लगे, कम क्वेश्चन निकल रहे, कम क्वेश्चन इस टॉपिक से है, तो मैं दो डाल दूंगी एक साथ। तो मैं थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एक साथ डाल